अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक मरतबा फिर एक बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल कभी खुशी कभी गम वाली हो गई है कि एक दिन यूं लगता है कि जंग आलमी जंग में तब्दील हो चुकी है और अगले ही दिन फिर से मुज़ाकरात की बातें होने लगती हैं। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सख्त तरीन धमकियां देते हैं, तो दूसरी तरफ पसे पर्दा मुज़ाकरात और मुमकिन मुआहिदे की खबरें आ जाती हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान के पास बहुत कम वक्त है, या तो जल्द मुआहिदा होगा या फिर बड़े फौजी हमले के लिए अमेरिका तैयार है। वो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जिस तरह अमेरिका वेनेजुएला से अरबों डॉलर हासिल कर रहा है, ईरान के साथ भी ऐसा ही होगा, जबकि ईरान के मुंजमद फंड्स इस्तेमाल करने की बात भी की जा रही है। उधर इराक में ईरान नवाज मलेशियाओं के ठिकानों पर अमेरिका और सऊदी अरब की मुश्तरका कार्रवाई की इत्तलात ने खित्ते की कशीदगी को अब एक नई सतह पर पहुंचा दी है और इन हमलों में जानी नुकसान की इत्तलात भी सामने आई हैं, जबकि तेहरान इन इल्जामात को मुस्तरद कर रहा है। और सवाल यह है कि अगर ये कार्रवाइयां मजीद बढ़ती हैं तो क्या ईरान खामोश रहेगा इस पर, या फिर एक खित्ता अब एक नए महाज की तरफ बढ़ जाएगा। इसी दौरान एक और हैरानकुन खबर भी सामने आई है। इत्तलात ये कि अमेरिका और ईरान एक नई मुफाहमती यादाश्त की बहाली के करीब पहुंच रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, कतर, ओमान और मिस्र सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ जैसे हसास मामले पर मुज़ाकरात जारी होने की खबरें हैं, तो क्या बंद दरवाजों के पीछे दुश्मन मुज़ाकरात की मेज पर बैठ चुके हैं? दूसरी तरफ मैदान जंग की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। ईरान ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की तस्दीक की है और अमरीकी फौज का यह दावा है कि तमाम मिसाइल फजा में तबाह कर दिए गए। यूं एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ मिसाइलों का तबादला। आखिर असल तस्वीर क्या है? सवाल यही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसमें एक नई तशवीश की लहर पैदा की है। इत्तलात है कि ईरान चीन से सैकड़ों जदीद मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने जा रहा है, ताकि हालिया जंग में सामने आने वाली जो दिफाई कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाए। अगर ये मुआहिदा मुकम्मल हो जाता है तो क्या खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील हो जाएगा? ये कुछ सवालात हैं जिनके ऊपर हम जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के खिलाफ एक आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है? क्या सऊदी अरब अब बराह रास्त इस तनाज़े का हिस्सा बनने जा रहा है? और क्या सफारतकारी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इस जंग को किसी भी पॉइंट पर रोक सकेगी, या मशरिक़ वुस्ता एक ऐसी आग में जलने वाला है जिसके साथ हम पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया, खुसूसन तेल की कीमतों, आलमी मैशियत और पाकिस्तान की इकोनॉमी पर डायरेक्टली देख सकते हैं? इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन करें सीनियर सहाफी मुबशिर मीर साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशिर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सिचुएशन कभी पल भर में मासा है, पल भर में तोला है, समझ में नहीं आती है। बहुत ही इसके अंदर ऐसी सिचुएशन है कि वो कभी भी आप समझते हैं कि प्रेडिक्टेबल नहीं होती। जब से ये सिचुएशन स्टार्ट हुई है, खुसूसन हम मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब का आना इसके अंदर क्या एक डायरेक्ट इस जंग में कूदने के मुतरादिफ है, या आप किसी और नज़र से देख रहे हैं इस पूरे एक्ट को सऊदीया के? जी बहुत शुक्रिया आपका शाइस्ता। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि देखें, जो वॉर रिपोर्टिंग है जी, जो खास तौर पे इसी वॉर पे भी हम बात करें और प्रीवियस जो हमारी भी इंडिया के साथ वॉर हुई है जी, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है कि हमें जो एज ए मीडिया पर्सन, एज ए जर्नलिस्ट, हमें उन्हीं ममालिक की ही दावों के ऊपर जो है ना बात करनी पड़ती है। कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग इसमें होती नहीं है। अब ईरान के जो दावे होते हैं हम उसको सामने रख के बात करते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के दावे होते हैं। अभी जो आज का ये वाकया हुआ है इसमें भी एक तरफ सऊदी अरब और ईरान का वर्जन आया है, एक तरफ इराक का है, जिन्होंने जिस बुनियाद पर वो हमले किए हैं उस बुनियाद को इराक ने रिजेक्ट कर दिया है और ईरान ने भी रिजेक्ट कर दिया है। अब जाहिर है कि तीनों तरफ जो है वो अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग नहीं है कि एक्चुअल क्या वहाँ पे सीन क्या था और क्यों वहाँ पे अटैक हुए। और यही सबसे बड़ा अलमिया होता है किसी भी वॉर का, कि वहाँ पे जो कैजुअलिटी होती है ना सबसे पहले ट्रुथ की होती है, लेकिन जो उसका बाद में इम्पैक्ट आता है हम उसको ज्यादा मद्देनजर रख के बात करते हैं कि इसके बाद का सीन क्या क्रिएट हुआ है जी। अभी हम देख रहे हैं कि देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में काफी तफसीली बात की है और बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि एक तरफ जो है वो लड़ाई हो रही होती है और बैक चैनल के ऊपर जो है वो मजाकरात के दावे होते हैं। तो अजीब सा लगता है कि क्या ये मजाक कर रहे हैं दुनिया के साथ
क्या ये कभी ऑयल प्राइसेस बढ़ाते हैं, कभी गिराते हैं, ये क्या खेला जा रहा है? तो मुझे तो इसमें खेल भी बहुत ज्यादा नजर आता है, और खास तौर पे जो ऑयल प्राइसेस का जो फेनोमेना है वो अमेरिका, वो वेस्ट के हाथ में है। बिल्कुल ठीक। और उनका एक स्टेटमेंट जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो जब पीस के लिए होता है तो प्राइस गिरती है, और जब बिल्कुल वो वॉर की तरफ जाते हैं तो प्राइस अप होती है। तो वो अपनी वो एक जो कारोबारी गेम है उसको वो जारी रखे हुए हैं। इसके साथ साथ देखें एक और चीज है कि देखें, हम इस चीज को भी नजरअंदाज ना करें कि अमेरिका जो खर्चा कर रहा है वो अपने अरब ममालिक से कह रहा है कि ये आपने देना है, और यकीनन ले भी रहे होंगे, ठीक है। तो लिहाजा उसका तो सारा निजाम जो है वो अरब के पैसों से चल रहा है। बिल्कुल ठीक। ईरान के लिए मुश्किल जरूर है कि वो, उसने अभी हाल ही में जो अपना ऑयल फरोख्त करने का दावा किया है वो कि काफी बड़ी अमाउंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक जो उसके समझ लें कि बैक पे इत्तेहादी जिनका वेपन की बात है वो चाइना हो सकता है, वो शुमाली कोरिया हो सकता है, तो वो भी तो सपोर्ट कर रहा होगा ना मौशी तौर पर सर। लेकिन जो इस सारी सिनेरियो में जो कुछ बदतरी जो किसी तरह नजर आती है वो अमेरिका की, वो उसकी फजा के अंदर जो स्पेस के अंदर उसका सैटेलाइट का निजाम है, जी जी, वो एक उसको एक इजाफी सहूलत हासिल है जिसकी वजह से वो बहुत से अटैक्स करता है। अभी तक ईरान ने स्पेस में उनके किसी सैटेलाइट को गिराने के ऊपर सोचा नहीं या बात नहीं की या धमकी नहीं दी। अगर मैं समझता हूं कि अगर ईरान, मुझे लगता है कि ईरान के पास ये सलाहियत है, और क्योंकि उसको जो मदद हासिल है अपने दोस्तों की, उसके हवाले से भी और अदरवाइज भी जो उसकी चीजें बहुत सी ऐसी हैं जिसको वो जो है ना पहले दावा कम करता है और फिर अपना वो इस्तेमाल करके दिखाता है। वो डायरेक्टली दिखाता है। मीर साहब अभी हमें ज्वाइन किए मेजर रिटायर्ड नदीम अहमद शेख साहब ने भी, उनको भी वेलकम करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। जी शुक्रिया। वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। मुबशिर मीर साहब से गुफ्तगू हो रही थी खुसूसी तौर पर अभी जो सऊदी अरब का रीसेंट अटैक है इस हवाले से। तो आपसे सर सवाल ये है कि क्या वाकई जो इजराइल की इस पूरे पीस प्रोसेस से पहले, इस्लामाबाद टॉक से पहले, या भी ये जो MOU साइन हुआ इससे पहले बातचीत थी, और जो वो चाहता था उसका मकसद था इसको सबोटाज करना, उसने कर लिया है? क्योंकि अब मुस्लिम ममालिक को आमने सामने कर दिया है ना उसने। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाकई जो वो चाह रहा था, जो वो आगे करना चाह रहा था, वो उसने कर दिखाया है? देखिए कोशिश तो वो कर रहा है और पहले दिन से है जैसे आपने फरमाया, लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी कोई ऐसी चीज हो गई जिसने उसको इस काम में कामयाब कर दिया। हाँ, वो उस काम की तरफ बढ़ रहा है बार बार, उसमें कुछ इनिशियल कामयाबी उसने हासिल की हैं। अमेरिका ईरान का जो MOU का मुआहदा था उसको सबोटाज कुछ हद तक कर दिया है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आप कह लें कि इनबिल्ट फीचर्स हैं। जैसे ये है कि जी जो पेंटागन है वो जंग नहीं चाहता, अमेरिकन अवाम जंग नहीं चाहती, वो रोडों के ऊपर हैं। वो ये कहते हैं कि ये इजराइल वॉर है जो हम नहीं लड़ना चाहते। यही अमेरिकन ट्रुप्स हैं जो वहां आते हैं जान देने के लिए, तो वो कहते हैं कि जी हम इजरायली जंग क्यों लड़ें, तो वो इजरायली जंग लड़ना नहीं चाहते। ट्रुप्स आर नॉट विलिंग, पेंटागन को पता है, इसलिए पेंटागन भी नॉट विलिंग। जहां तक ताल्लुक है तो सऊदी अरब ने जिस तरह इराक के ऊपर किया, तो ये जाहिर है कि ये एक आप इसको माइनर कॉन्फ्लिक्ट कह सकती हैं, और ये एक इब्तिदा भी है और एक सरजनिश है, वार्निंग है कि भाई अगर आप ज्यादा हमारी तरफ इन्वॉल्व हुए, जहां से भी हमारी तरफ आए तो हम उधर अटैक करेंगे। बहरहाल अभी कोई ऐसा उन्होंने नहीं किया जो जिससे ये लगे कि वो ईरान के अगेंस्ट सऊदी अरब खड़ा हो गया है या कोई और मुल्क जो है वो खड़ा हो गया है। हाँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये मुतालबे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें, और ईरान बार बार उनको रिएट्रेट कर रहा है कि जनाब जहां से हम पर अटैक आया आपके यहाँ बेसिस हैं। अभी जॉर्डन के ऊपर जिस तरह उन्होंने अटैक किया, उनके सेंटकॉम के ऊपर भी अटैक किया, तो ईरान का तो नुक्ता नजर बिल्कुल ठीक है एक हद तक, जहां तक कि वो जंग को एसिमेट्रिक कर रहा है, और यही उसकी बचत भी है कि जंग जितनी फैलती है उसके ऊपर जंग उतनी ही कम चांसेस हैं जंग के ज्यादा अरसे रहने का। अमेरिकन प्रेसिडेंट इस जंग को करना चाहते हैं लेकिन पीछे से सपोर्ट नहीं है,
अमेरिकन प्रेसिडेंट निकलना भी चाहते हैं इस जंग से और करना भी चाहते हैं। तो कभी उनके दिल में आता है अच्छा यार लेट इट गो और पूरा इसको कंप्लीट कर दो, एक दफा लपेट दो। फिर कभी वो सोचते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता। इसके लिए वही बात है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की जरूरत है, चाहे थोड़े पैमाने पर करें या लार्ज स्केल इन्वेजन करें। तो इसके दोनों ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास एक ही ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एयर स्ट्राइक्स का है और एयर स्ट्राइक्स ही कर रहे हैं। और एयर डिफेंस जो उनका जो गल्फ कंट्रीज को डिफेंड करने का है वो एयर डिफेंस के थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगी जंग, और ये इंशाल्लाह ताला ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएगी। अच्छा। थोड़ा सा ईरान की तरफ से हार्ड आप कह लें कि स्टैंड है, और वो इसको आसानी से जो है फेस सेविंग भी नहीं दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, और अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अवाम भी बहुत परेशान है। $1 18 लाख रुपए का हो चुका है ईरान के लेकिन इस अंदर। चीज से उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा। वो अपने जो उनके मुतालबात हैं, जो चीजें वो चाहते हैं वंस फॉर ऑल, जिनको वो मनवाना चाहते हैं, उसी पर बात कर रहे हैं जी। एक दफा नुकसान उठा लें जो उठाना है, और फिर उसके बाद एग्जैक्टली वो एक लंबी गेम का सोच रहे हैं। बिल्कुल ठीक। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब ने ज्वाइन कर लिया प्रोग्राम में। कर्नल साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाइसा साहब बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मेजर रिटायर्ड नदीम अहमद शेख साहब गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब टाइम बहुत कम है, ईरान थोड़ा सा हार्ड टास्क है अमेरिका के लिए, लेकिन होपफुली ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हम जब सऊदीया के अटैक की बात कर रहे थे कि इराक और सऊदी अरब आमने सामने हो गए हैं, तो आप वाकई समझते हैं कि अभी भी वहां पर बातचीत की, निगोसिएशन की, पाकिस्तान को सिफारती कोशिश करने की जरूरत है और उससे ये इशू रिजॉल्व हो सकता है, या फिर आप इस जंग को फैलते हुए देख रहे हैं? जी देखिए, ये क्योंकि एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, और ऑलरेडी ये जो अगर आप कह लीजिए कन्फ्लिक्ट है या इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो खाली अब ईरान, इजराइल या अमेरिका के दरमियान नहीं है। अब ये ऑलमोस्ट एक रीजनल इशू बन गया हुआ है, क्योंकि देखें ये जो क्या एक एस्केलेशन ट्रैप बार बार जो है वो क्रिएट हो जाता है। उस एस्केलेशन ट्रैप में अमेरिका या ईरान में से दोनों में से कोई कोशिश करता है कि थोड़ा सा लीवरेज करे, कोई एक्शन लेता है, जिसके जवाब में फिर ईरान जो है वो इसको जो एस्केलेशन है उसको हॉरिजॉन्टली स्प्रेड कर देता है। यानी कि वो जो गल्फ की स्टेट्स हैं उनकी जो उनके ऊपर जो अमेरिकन बेसिस हैं उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब ऑलमोस्ट रीजनल बन गया है। खैर अभी भी हमने देखा कि कुछ दिन पहले ये बिल्कुल जो इसका ट्रैप का तीसरा हिस्सा होता है जिसमें ट्रैप क्लोज हो जाता है और आप फिर फुल फ्लेज हॉस्टिलिटीज की तरफ चले जाते हैं, उसके बहुत करीब पहुंच गए थे, लेकिन उससे फिर वापस आए। और जो है अब हम देख रहे हैं कि आपने देखा कि पाकिस्तान भी, कतर भी बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो एक थ्रू आउट अगर आप देखें पिछले 4-5 महीनों में तो बहुत सिंसियर एफर्ट्स की हैं, नेक नियति से की हैं, और इसी वजह से एक ट्रस्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका भी करता है, पाकिस्तान के ऊपर ईरान भी करता है, सऊदी अरब भी करता है। तो पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ये कन्फ्लिक्ट किसी भी तरीके से रीजनल कन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि फिर ये इस पूरे रीजन के अंदर देखें जो सबसे बड़ा सवाल है वो अरब क्वेश्चन है, यानी जो मसला है पैलेस्टीन का, इजराइल का, जेरूसलम का, उसको हल होने की जरूरत है जो कि डिकेड्स ओल्ड है। तो अब अगर खुदा ना खास्ता उसके हल होने की बजाय ये गल्फ स्टेट, खुदा ना खास्ता सऊदी अरब और ये सारी कंट्रीज अगर आपस में उलझने लगे तो जाहिर है ये तो फिर एक बहुत बड़ी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, और वो यहाँ तक रहेगा नहीं, क्योंकि इसी वेस्ट एशिया के साथ जो है इसी के अंदर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो दो सुपर पावर्स जो है वो बिल्कुल उनका ये बैकयार्ड है, जिसमें रशिया है, जिसमें चाइना है। फिर इसी रीजन के अंदर 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं, यानी रशिया, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, और उनकी भी इक्वेशन जो है इंडिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान की कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो एक कम्प्लेक्सिटी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अगेन ये जिसका भी आपने जिक्र किया ईरान और सऊदी अरब के जो आपस में थोड़ी सी टेंशन हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये इसको बातचीत के जरिए और आपस में जो एक इस्लामिक कंट्रीज के अंदर एक राब्ता है, जो एक ताल्लुक है, और प्लस उसका जो मैं समझता हूँ महवर है जी वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के रिलेशनशिप सऊदी अरब के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और वो एक
टाइट रोप पे पाकिस्तान ने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के वॉक भी करके पूरी दुनिया को दिखाया है, ट्रस्ट गेन किया है। तो अभी भी जो पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, जो कि एक खाली शटल डिप्लोमेसी नहीं है बल्कि एक प्रॉक्सिमिटी डिप्लोमेसी है, जिसमें पाकिस्तान ने एम्फेटिकली सारे प्लेयर्स को एंगेज किया, उनको फैसिलिटेट किया। तो अभी भी वो पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें जारी हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जरूर जो है ये जो टेंशन है या जो एंजाइटी है जियोपॉलिटिकल, ये मेलो डाउन होगी। राइट, आप भी यही सोच रहे हैं और मेजर साहब ने भी यही बात की थी। मुबशिर मीर साहब, अभी जो एक रीसेंट अटैक है सऊदीया अमेरिका दोनों का मिलकर इराक के ऊपर, ऐसे एक वक्त के अंदर जो अरबाइन का मौका है, पूरी दुनिया से ज़ियारतों के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, पाकिस्तान से और ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप क्या समझते हैं कि ऐसे टाइम को चूज करना और फिर इस तरह अटैक करना, इससे वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को, मुस्लिम वर्ल्ड को इवन, कि भाई हम यहाँ पर किसी भी वक्त किसी भी मौके पर जो भी हम टाइम लोकेशन सेट करते हैं हम अटैक कर सकते हैं। सो अगर मुस्लिम कंट्रीज भी आपके साथ हैं तो इट डजंट मैटर, हम जो चाहेंगे, हम जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल चाहेंगे हम करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि खित्ते में आने वाले वक्त में शायद ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। तो आप क्या समझ रहे हैं? जी देखें, लड़ाई में तो यही होता है कि जो थ्रेट्स होते हैं उनको इतना ज्यादा बढ़ाया जाता है कि वो पूरी पब्लिक को जो है वो खौफजदा किया जाता है। और वहाँ पे वाकई अभी कुछ दिनों में बहुत से लोग जो हैं उस सरजमीन पे आते हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट जो है हर साल होता है, करोड़ों लोग होते हैं वहाँ पे, तो उसको सबोताज करने की भी कोशिश हो सकती है। लेकिन पहले भी जब ये मुआहदा साइन हुआ था ईरान का और अमेरिका का, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो खला था, मैंने भी इस पे बात की थी, वो एक ही था कि कोई ऐसी ताकत दोनों को पाबंद रखने के लिए नहीं है कि भाई अगर कोई वायलेशन होगी तो उसको कौन एड्रेस करेगा और कैसे एड्रेस करेगा और वो किस तरह उसको जो है ना वो देखा जाएगा। तो अभी भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने कोशिश कर रहा है या कतर कोशिश कर रहा है और उसमें फैसिलिटेशन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और कतर दोनों इस पोजीशन में नहीं है कि वो ईरान को या अमेरिका को किसी भी वायलेशन के ऊपर जो है वो बात पुश कर सकें, पूछ सकें या उसका कोई उपाय कर सकें। लिहाजा इस जो भी अगर दोबारा से भी अगर कोई मुफाहमती यादाश्त जो है वो एक्टिव होती है और ये सिचुएशन जो अभी की क्रिएट हुई है इसको भी माइल्ड डाउन करने की कोशिश की जाती है, उसके साथ उसके अगर जोड़ा जाता है, और तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर भी कोई ऐसी पावर अभी इसमें वो पावर अभी कोई एंटर नहीं हुई, ना तो रशिया एंटर हुआ है ना अमेरिका चाइना एंटर हुआ है। तो लिहाजा ये तो एक मसला रहेगा। अभी जो खास तौर पर चीज है जो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जो जिसके लिए वो बार बार जो है वो एक अपना रवैया चेंज करता है, जो उसको समझने के बहुत चैलेंज है उसके लिए, वो है ईरान की न्यूक्लियर पावर भी है और अपनाए होर्मुज़ भी है। जी जी, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे वो समझते हैं कि हमारी ताकत जो है उसका इजहार होना चाहिए। वो कि ये एक बड़ा ही सॉवरेनिटी पे अटैक है कि मसलन अगर ईरान अपनी एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है तो अमेरिका को उस पर जो एतराज है या हम ये करने नहीं देंगे, ये तो एक अपनी ताकत मुसल्लत करने की बात है। और उसकी उन्होंने बड़ी कोशिश भी की, वहां से छीनने की भी कोशिश की, वो नहीं कर सके जी। इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ जो है, मैं समझता हूँ कि अगर इसके दरमियान कोई फैसला होना है कि इसको कौन कौन इसका जो है वो जिम्मेदार है और कौन कौन इसमें अपना हिस्सा अगर कोई लेना है तो कौन कौन लेना चाहता है, तो अमेरिका की तो टेरिटरी नहीं है, अमेरिका तो यहाँ से कोसों दूर है। और वो तो अगर फैसला होना चाहिए तो अरब कंट्रीज और ईरान के दरमियान होने चाहिए मुज़ाकरात कि यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट गुजरती है तो उसका क्या तरीकाकार होगा, अगर उसका कोई पैसे वसूली होगी या उसका कोई राहदारी वसूल होगी तो उसका मैकेनिज्म जो है वो अरब कंट्रीज और ईरान के दरमियान होना चाहिए। अमेरिका तो एक आके अपनी ताकत जो है वो शो करने की कोशिश कर रहा है और उस ताकत की बुनियाद के ऊपर वो जो सहूलत हासिल कर रहा है वो तो इजराइल के लिए कर रहा है जी, कि इजराइल को जो है वो अल्टीमेट यहाँ पे एक ताकत जो है वो तस्लीम कर लिया जाए। इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर वो हम इजराइल को एक पुलिसमैन बनाने का जो उनका कॉन्सेप्ट है और इजराइल
ने खुद चूंकि इसके अंदर बड़ी जो है ना वो अपनी लगाई हुई है अच्छी खासी अपनी लॉबी जो अमेरिका के अंदर काम करती है। तो ईरान भी मीर साहब इसको एक एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर टूल के तौर पे तो यूज कर रहा है ना, अब तक तो ये बात समझ में आ रही है। तो मेजर नदीम साहब, आप भी क्या वाकई ऐसा समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का जो मामला है वो एक बहरी ताकत का ही मामला है, या फिर इसको एक स्ट्रेटेजिक टूल के मुताबिक यूज कर रहे हैं इस जंग के अंदर कि हम अपनी बात इसको रख के मनवा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा स्टेक है, उसके ऊपर ज्यादा बात करना है, ट्रंप उससे ज्यादा कनेक्टेड है, उस पर बात करेगा तो फिर हम अपनी बाकी चीजों को भी मनवा सकते हैं। देखिए, ये हरमुज समझ लें आप, अमेरिका की गर्दन है जो ईरान ने पकड़ी। अच्छा। हरमुज को कोई भी दूसरा मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ से कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, कोई नेवल शिप्स नहीं गुजरते। किसी भी पहाड़ पर किसी भी दूर से आप बिठा दे जो वहां से RPG-7 या रॉकेट लॉन्चर या मिसाइल या ग्रेनेड या एंटी एयरक्राफ्ट गन ग्राउंड रोड पर फायर कर देगा तो वो जहाज रुक जाएंगे और पीछे की तरफ भागेंगे। तो कोई भी किसी, और बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, वो साथ पहाड़ी एरिया है, कहीं से भी फायर किया जा सकता है। तो आमने सामने अम्मान है और इधर ईरान है, इनके अलावा तो उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जो USA है वो सिर्फ ये एश्योरेंस चाहता है कि ईरान इसके ऊपर कोई टॉल जो है वो आयद ना करे और इसको बगैर टॉल के इस्तेमाल करे, ये उसका एक मुतालबा है उसके अंदर। अमेरिका इसमें ज्यादा अरसे इसको बंद नहीं रख सकता। हाँ, ईरान को कंपेल कर सकता है, उसकी इकोनॉमी को शटर कर सकता है, उसकी ऑयल एक्सपोर्ट उसने बंद कर दिए हैं, तो ईरान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो उस वक्त बहुत स्काई रॉकेटिंग। इसको महफूज, सवाल ये है सर कि इसको महफूज बनाना चाहते हैं ये लोग या फिर अपने मुफादात के लिए यूज करना चाह रहे हैं? जियोपॉलिटिकल मुफादात देखिए, ना उसको अपने मुफादात के लिए यूज कर सकते हैं, ना इसको महफूज बना सकते हैं। महफूज ईरान और अम्मान ही बना सकते हैं कि वो यहाँ से लोगों को सेफ पैसेज जाने दें या ना जाने दें, ये सीधी सी बात है। बाकी ये पूरा थिएटर, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई सुपर पावर्स में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ USA है, इजराइल है और ये गल्फ के कंट्रीज जिन्होंने सिमेट्रिक वॉर जो कर रहे हैं वो भी ईरान उनको एक्सपेंड करता है। बाकी चाइना का कोई लेना देना है ना, चाइना ने अभी तक किसी भी जंग के अंदर जरा सी भी बात की है। वो तो कहता है कि हमारे ताइवान में भी आके आप चक्कर लगा ले प्रेसिडेंट ट्रंप मिलकर, तो हमें कोई एतराज नहीं होता। मतलब मैं अनऑफिशियल बात कर रहा हूँ, तरीका जो उनका इस वक्त खामोशी है। इसी तरह से रशिया को तो मौका मिला हुआ है कि अपना वो यूक्रेन में जितना भी अपना आपको वो स्ट्रेंथन कर रहा है और वो फोर्टिफाइड कर रहा है अपनी पोजीशन को, वो उसको एक मौका मिला हुआ है। यहाँ पे सिर्फ यही है कि अमेरिका आ तो गया लेकिन अभी जाने के लिए उसके पास फेस सेविंग नहीं। अब ये ईरान उसको फेस सेविंग देता है। ईरान के पास भी मसला ये है कि अमेरिका ये इंतजार कर रहा है कि किस वक्त इनकी आवाम उठ खड़ी हो, क्योंकि हालात वहाँ इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब है। तो वो ये इंतजार कर रहा है शायद 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। ईरान ये कह रहा है कि एक दफा ये इनसे जो भी है निपट लो, चाहे हमें सब कुछ तबाह कर दे, एक दफा दोबारा बना लेंगे, लेकिन अभी इनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि अभी कॉम्प्रोमाइज के लिए बार बार आएंगे, ये बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इजराइल इनके साथ मिला हुआ है। बाकी इजराइल का पाकिस्तान के और सऊदी अरब के दिफाई एग्रीमेंट के बाद इजराइल जो है उसकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि इजराइल का एक नारा है कि एक तो मुझे तस्लीम कर लिया जाए और उसके बाद मुझे एक्सेलरेट करने दिया जाए, एक्सपेंड करने दिया जाए एरिया में। ग्रेटर इजराइल की जहां तक बॉर्डर है उसने दिखा दी थी। अब सऊदी अरब की तमाम नूक्स एंड कॉर्नर्स के पास पाकिस्तान की अम्ब्रेला है न्यूक्लियर, सवाल ही नहीं पैदा होता उधर से वो एक कदम भी आगे बढ़ा सके। तो अब वो फंस गया है, तो वो खाली बॉम्बिंग कर सकता है इन बेचारे बेबस लोगों के ऊपर, वही वो कर रहा है। बिल्कुल ठीक। कर्नल साहब, ये जो हम अभी हालिया इराक पर हमले की बात कर रहे हैं और वहां पर प्रॉक्सीज की बात वो कर रहा है, क्या वाकई ये जो वहां पर मुसल्लह गिरोह हैं ये इलाकाई सलामती के लिए खतरा है? और आपको लगता है कि वाकई इससे असर हो सकता है और वाकई जो सऊदी अरब है वो यही चाहता था? ये जो जितने प्रॉक्सीज हैं ये एक्चुअली जिसको प्रॉक्सी कहता है वेस्ट, ये ईरान का जो फॉरवर्ड डिफेंस पोस्टर है ये उसका हिस्सा है। देखें, इनको वेस्ट जो है वो एक्सेस ऑफ इवल कहता है और ईरान इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जिसमें हमास है, जिसमें हिजबुल्ला है, जिसमें हुतीज हैं, जिसमें ये आर्म ग्रुप है इराक के। तो ये एक तरह से अगर आप देखें तो जो दोनों की जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसके अंदर बहुत फर्क है। अब ये इस सवाल ये पैदा होता है कि इस रीजन के अंदर ये कंट्रीज जो है ये स्पेशली ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट और स्टेट ऑफ हॉर्मज़ की इम्पोर्टेंस, उसको एज ए लीवरेज यूज करना, फिर ईरान का जो वो 14 पॉइंट हैं उसके अंदर
3 पॉइंट्स जो हैं जो उसने शामिल कराए हैं वो लेबनान से रिलेटेड है, यानी ग्रेटर अरब क्वेश्चन या जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उससे लिंक है। तो ये सारा क्यों है? देखिए, बेसिकली बात यह है कि ब्रेजेंस्की ने एक बुक लिखी थी द जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड 90s में। उसमें उसने कहा था कि जो 21st सेंचुरी में जो यूरो एशिया है वो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होगा बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। राइट। और उसके अंदर 3 मुल्क हैं। उसने कहा था कि तीनों मुल्क बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। एक जो उसके नॉर्थ ईस्ट पे है वो चाइना है, जो वेस्ट पे है वो रशिया है, और जो उसके साउथ में है जो इसको बंद करता है इस पूरे गैप को वो ईरान है। अगर आप देखें तो रशिया इज नाउ बीइंग कंटेस्टेड एंड वो यूक्रेन वॉर के अंदर उसको शामिल करके कंटेस्ट कर दिया गया है। जो ईरान है उसकी सिचुएशन आपके सामने है। अगेन ये बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये इस रीजन के अंदर जियोपॉलिटिकल लीवर्स को इस्तेमाल करते हुए दुनिया की पहली जियो इकोनॉमिक वॉर जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। अच्छा। और इकोनॉमिक वॉर जो है वो सारी की सारी काइनेटिक चीजों पे, सारी की सारी जो फिजिकल एग्रेशन पे नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। और उसकी एक मैनिफेस्टेशन ये स्टेट ऑफ हॉर्मस भी है। स्टेट ऑफ हॉर्मस से 20-25% दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज गुजरते हैं। ये जो दुनिया के एनर्जी रिसोर्सेज गुजरते हैं, अगर आप किसी मुल्क के अंदर 5% उसकी एनर्जी रिसोर्स पे कतरन लगा दें तो उसका जीडीपी तकरीबन 5% ड्रॉप हो जाता है। और 5% जीडीपी ड्रॉप होने का मतलब यह है कि उसकी इकोनॉमी फेल होगी, वो फेल स्टेट, इकोनॉमिकली फेल स्टेट की तरफ जा रही है। तो आप अगर ये जाए कि इतना बड़ा आप झटका देते हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत ही इस तरह का है जी। आप असल में उस जो जियोपॉलिटिकल शेयर्स हैं या जो जियोपॉलिटिकल आप कह लीजिए कि जो फिशर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही लॉन्ग हाउल एक जियो इकोनॉमिक वॉर जो है वो यहाँ पे वेज की जा रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सारा खित्ता उसके अंदर एम्ब्रॉयल हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया का पीस, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अगर आप देखें तो वो सब की सब इफेक्ट हो चुकी है। एंड चाइना ना चाहते भी फिजिकली इस वॉर का हिस्सा नहीं है, रशिया इस वॉर का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो उसके दूसरे कोने पे एक और वॉर लड़ रहा है। तो आई थिंक ये ग्रैंड प्लान नजर आता है, क्योंकि अदरवाइज अमेरिका अटलांटिक में बैठ के उसका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। उसकी सेंट्रल कमांड यहाँ पे है, उसकी 17 के करीब बेसिस इस रीजन के अंदर है। फिर उसकी बहुत हैवी प्रेजेंस जो है वो अरेबियन सी, इंडियन ओशन, मेडिटेरियन में है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि ये किस तरह से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं। बिल्कुल ठीक। मीर साहब, आपसे सवाल ये है कि अब जैसे कि कर्नल साहब भी बोल रहे हैं, मेजर साहब भी बोल रहे हैं कि अब ये ज्यादा एक्सकेलेट नहीं करेगी सिचुएशन। एट एनी पॉइंट ये निगोसिएशन के ऊपर बात करेंगे, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे और बात हो जाएगी। लेकिन इन द मीन टाइम पाकिस्तान को इस इलाके की कशीदगी को मद्देनजर रखते हुए जाहिर है कि हम वैसे भी इकनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में हैं। हर दिन हर रोज़ दिन में 2-3 मरतबा प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में हमें अपनी पॉलिसीज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दिफाई पॉलिसी की बात करें, इकनॉमिकल पॉलिसी की बात करें, हम अपनी खारजा पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी हुकूमत तवज्जो दे रही है? इस पर भी कोई पेशरफ्त हो रही है या नहीं? मुबशिर मीर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आप बोलिए जी। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने सवाल सुन लिया तो प्लीज जवाब दीजिएगा। जी, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया पे तवज्जो दे रहा है, सिर्फ अपने मुल्क पे तवज्जो नहीं दे रहा। और इस वक्त जो पाकिस्तान की इंटरनल पोजीशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल है। उसका इदराक जो है वो शायद हमारी गवर्नमेंट जो है उस तरह नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। एक तो हम जाहिर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है इतनी कुर्बानियां भी दे चुके हैं, उसका मुकाबला भी कर रहे हैं। खास तौर पे हमारे दोनों सूबे जो हैं वो उससे बहुत ज्यादा मुतासर हैं। और उसके अलावा जिस तरह ये गिलगित बल्तिस्तान और अब कश्मीर के इलेक्शन और वहाँ की इंटरनल सिचुएशन, खास तौर पे कश्मीर के अंदर जो कुछ इस वक्त एपिसोड चल रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए हमारी तरफ से बड़ा ही बैड जो है वो मैसेज गया है। तो हमें तो पूरी तरह बहुत ज्यादा सारी चीजें छोड़ के हमें अपने मुल्क पे तवज्जो देनी चाहिए। और खास तौर पर जो इंटरनल सिचुएशन है, जो कैसी भी सूरत हाल है, हमें मुज़ाकरात के साथ या कोई भी ऐसे
जो एक निगोशिएशन के जो भी रास्ते हो सकते हैं उस पर अमल करते हुए इसको नॉर्मलाइज करना चाहिए। कश्मीर हमारा बड़ा सेंट्रल पॉइंट है हमारी खारजा पॉलिसी का। जी। हम कश्मीर के वकील हैं पूरी दुनिया में। अगर कश्मीरी जो है उनके साथ हमारी रिलेशनशिप जो है उसके अंदर एक दरार आ जाती है, खुदा न खास्ता इस सारे एपिसोड के बाद, तो हमारा तो कश्मीर के हवाले से जो दुनिया में एक मौकफ है और भारत की जो ब्रूटल किस्म की वहां पे एक तरह की हेजमनी है मकबूजा कश्मीर में, तो वहां से अगर इस तरह क्या जो वो मैसेज आता है कि यहाँ पे पाकिस्तान भी ऐसे कर रहा है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हमें तो बहुत ज्यादा तशवीश होनी चाहिए और सियासी जमातों को भी और हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को भी मिलके इस मसले को हल करना चाहिए। और इलेक्शन जो है वो जिस तरह उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी लड़ाई शुरू हो गई है, अभी उसका पहला मरहला हुआ है, तो लिहाजा हमारी इंटरनल सिचुएशन जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इस वक्त चैलेंजिंग है। उसके हमें जो है ना हर सूरत जो है उसको सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद हम बाकी मैटर्स जो हैं, ईरान का मसला और लेकिन ये जो बाकी मसले हैं ना, ये एक हमारा एक खारजा पॉलिसी का एक विंग उसको देख सकता है। हमारी सारी एनर्जीज इसके ऊपर लग जाएं, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई इतनी हिकमत अमली की बात नहीं है कि हम सारी। और फिर दूसरा बात यह है कि अभी तक गवर्नमेंट जो है अपनी आवाम को इस पे जस्टिफाई नहीं कर सकी कि प्राइस जो आलमी लेवल पे होती हैं उसकी ऑयल की, हम उसके मुताबिक आपकी कीमतें चेंज करते हैं, उधर गिरती हैं इधर फिर भी बढ़ा देते हैं, जबकि अभी उस कीमत के मुताबिक हमने तेल मंगवाया भी नहीं होता। तो गवर्नमेंट के पास तो कोई अपना आर्गुमेंट नहीं है कि किस तरह वो अपनी आवाम की जेब से पैसा निकाल रहे हैं और क्यों निकाल रहे हैं। तो वजीर आजम जो है वो अभी तक कोई ऐसा कोई लॉजिकल चीज नहीं पेश कर सके। जो वजीर पेट्रोलियम बैठ के बात करते हैं उनके पास कोई लॉजिकल बात नहीं होती। तो लिहाजा एक तरह से बड़ा गैप हो गया है पाकिस्तान के शहरी और हुकूमत के मौक़िफ़ के दरमियान। गोया एक रिश्ता जो होता है, जो स्टेट के साथ एक रिश्ता होता है मोहब्बत का, जिम्मेदारी का, फराइज की अदायगी का, उसके ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं कि ये किस तरह हो रहा है, कि गवर्नमेंट किस तरह अपने अवाम के साथ सलूक कर रही है। और फिर सेकंड बात आप देखें, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पैसा जमा कर रही है उसको किस तरह बेदरेग खर्च कर रही है, इंतजामी अमूर पे खर्च कर रही है। कितने वो जो है वो अयाशी के जो है वो रास्ते हैं कि कितनी प्रोटोकॉल्स के ऊपर खर्च हो रहा है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को कुछ मेरा ख्याल है कि ख्याल करना चाहिए। आप इंटरनेशनल मैटर्स पे भी तवज्जो दें, क्योंकि उससे भी तो हम डायरेक्टली अफेक्ट होंगे ना मीर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। होंगे, लेकिन अब आप अपने मुल्क को ठीक किए बगैर पूरी दुनिया को ठीक तो नहीं कर सकते। इंटरनल मैटर्स से भी आप ओवरलुक नहीं करें। मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझती हूं। घर के अंदर मसाइल खड़े हुए हैं उनको भी और इंटरनेशनल हम हल करने के ऊपर पूरी एनर्जी सर्व करें। मेजर साहब, ये भी तो कोई समझ से बाहर बात। मीर साहब आपका पॉइंट आ गया। मेजर साहब, किस तरह से हम टैकल और हैंडल कर सकते हैं? मीर साहब की बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। इंटरनली हम बहुत सी जगहों पे महाजों पे फंसे हुए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमें और रहते भी हैं, चेंज होते रहते हैं चैलेंजेस हमारे। और मीनवाइल हम इंटरनेशनली भी इसको देखते हैं, इससे भी हम बाहर नहीं आ सकते। आप क्या समझते हैं कि अभी टॉप प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? किस तरह से हमें इसके ऊपर ज्यादा काम करना है? सिफारतकारी मौसर रहेगी या फिर आपको कोई अस्करी डेटरेंस यूज करने की जरूरत है? किस तरह से हम इसे कोप अप करेंगे सर? देखिए, चैलेंजेस हर गवर्नमेंट को होते हैं और हर किसी के पास चैलेंजेस होते हैं। हर कोई गवर्नमेंट है, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, दुनिया में हर मुल्क के जो गवर्नमेंट होती है उसके सामने चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का चैलेंज आप कह लें। दूसरी बात ये कि ये टीम वर्क होता है। ये नहीं होता है कि जनाब पूरी क्रिकेट टीम को आप कहें कि जनाब फिलहाल आज इधर आ जाओ, विकेट के पास जमा हो जाओ और बाकी जगह छोड़ दो। हर प्लेयर अपनी जगह अपनी परफॉर्म कर रहा होता है। ना ही कहीं ऐसा हुआ है कि ईरान यूएसए जंग में हमने सालिस का किरदार अदा किया तो पूरी 4 लाख की फौज जो है वो उठ के ट्रकों में बैठ गए तो इनकी सालिसी कराने पे लगी। फौज अपने दिफा में है। फौज जो इंटरनल मसाइल हैं, जहां भी ऑपरेशन चल रहे हैं वो कर रही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इनके हेड्स हैं वो, लेकिन बहुत सारे वहां पे एक हेड नहीं होता, बहुत सारे हेड हैं जो ऑपरेशंस को चला रहे होते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि जी अपने घर को संभालें तो बाकी सारी दुनिया से आप ताला लगाएं और कुछ दिन के लिए जो अपने मुल्क में बैठ जाए, ऐसा नहीं होता। हर चीज चलती है, चैलेंजेस आते हैं। ये BLA का चैलेंज है, आपका KPK में तालिबान का चैलेंज है। देखिए ये चैलेंजेस है, और हमारी जो अस्करी ताकत है, गवर्नमेंट है, उसको प्लानिंग करनी चाहिए और वो मीट कर रहे हैं इन चैलेंजेस को। लेकिन इनके पीछे बहुत ज्यादा फंडिंग है और उसमें इजराइल की फंडिंग है, इंडिया की फंडिंग है। ये आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इंशाल्लाह वेरी सून अभी ये इंशाल्लाह पाकिस्तान इस बिजनेस से जान छुड़ा लेगा। कोई ऐसी है USA वॉर जो है कोई लॉन्ग वॉर नहीं है कि जी ये वर्ल्ड वॉर 3 होने जा रही है, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक वॉर शुरू हो गई। इकोनॉमिक वॉर तो ईरान के लिए है, और ईरान अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए इकोनॉमिक वॉर उसको बनाता है ताकि एसिमेट्रिक इसको फैला रहा है कि जनाब तेल नहीं जाने देंगे, ताकि पूरी दुनिया में जब शोर मचे, लोग शोर मचाए, उनको कहेंगे जाओ यहाँ से। ये एक इसका मकसद है। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्लैरिटी है सामने सारी दुनिया के कौन कौन क्या लड़ रहा है क्या नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही है, खासतौर पे जो हमारी अस्करी क़यादत है उसने इन तमाम चीजों को देखा हुआ है, और ये चैलेंजेस हर दुनिया में हर मुल्क में होते हैं, हम मीट कर रहे हैं। मैंने बताया कि जो बलूचिस्तान की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 15 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी मुंबई की है वो 27,000 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है, 43% ऑफ पाकिस्तान है, बट पॉपुलेशन इज वेरी थिन। और वहां पे जो मुख्तलिफ हैं बहुत सारे बदन जो सुमरो, मीर, बरुफ, जमाली, सो मैनी। ठीक है, तो ये कहना, और पूरा नॉर्थ जो है वो पश्तो स्पीकिंग है, तो ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। कराची की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, और बलूचिस्तान की जो बलोच की आबादी टोटल अगर आप गूगल कर लें तो 40 लाख के करीब है। ठीक है, बाकी ज्यादातर वहां पे पश्तो स्पीकिंग है। इसी तरह से KPK में अफगानिस्तान का मसला है, वो हमें रेट्स कर रहे हैं, उनको साउंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो उनके वो बने हुए हैं खुदाई फौजदार, उनको फैसिलिटेट करते हैं या उनको सपोर्ट देते हैं। उनका पहले भी काम स्मगलिंग रहा है, उनका पहले भी काम वेपनाइजिंग रहा है, उनका पहले भी काम ड्रग्स रहा है। वो सारे जो बॉर्डर के साथ ये पहले काम करते थे, अब उनको फैसिलिटेट कर, हम उनको चुन चुन कर मार रहे हैं इंशाल्लाह। तो ये टाइम लगेगा, थोड़े थोड़े हल्के हल्के। जाहिर है आपने जब ज्यादा महाज खोले हुए हैं, ज्यादा ओपन एंड्स हैं, आप उनको मीन महाज नहीं खोले हुए, महाज खुले हुए हैं, महाज खुले होते हैं, लेकिन आप उन पे एंगेज कर रहे हैं ना, तो उसमें टाइम भी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली हमारा जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी है। ठीक है, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इस पे तवज्जो अगर गवर्नमेंट देगी, और पुअर गवर्नेंस है, ये 2-3 चीजें हैं, तो उनको अगर ठीक कर ले तो मुल्क हमारा इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। विल टेक सम टाइम, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोयत भी आ रहा है इंशाल्लाह, और भी लोग लाइन में खड़े हुए हैं इंशाल्लाह। तो ये क्या आप समझते हैं कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब के साथ है तो वो गने लेके हमारे पास आएंगे, अफगानिस्तान से लड़ देंगे? नहीं, उनकी इकोनॉमी है। ठीक है, ये लंगड़े और अंधे की दोस्ती है कि एक उसको रास्ता दिखाएगा कि मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, तेरी टांगे काम नहीं करती, मेरी आंखें हैं तो मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो ये इस तरह की होती है उनकी इकोनॉमी है। तो आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत इंशाल्लाह वी प्रे फॉर दैट एंड वी विश कि ऐसा हो इंशाल्लाह आने वाले बहुत नियर फ्यूचर में हम इसको देखें। कर्नल साहब, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान ने जितनी भी अभी तक डिप्लोमेसी की, जितनी भी प्रोसेस की, पीस के लिए जितनी भी कोशिशें की, हम उससे ये डिराइव कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तानियों को उससे एज सुन एज पॉसिबल फायदा होगा, इकोनॉमिकली फायदा हो या जिस भी तरीके से हो, हम सब यही चाहते थे कि हमें फायदा मिले। आप क्या समझ रहे हैं कि स्टिल वी आर ऑन द वे, हम उसको अचीव कर लेंगे, और कब तक हम सब पाकिस्तानियों को एक अच्छी बेहतरीन खबरें इकोनॉमिकली और किसी भी तरह से वो मिलेंगी? सर जी देखिए, फायदा तो उस वक्त होगा इन कम्प्रिहेंसिव वे जब आपके रीजन में स्टेबिलिटी होगी, और कम्प्लेक्सिटी बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत देर से देख रहे हैं। आप इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए, आप दुनिया के थिंक टैंक्स को देख लीजिए जो इस रीजन की बात करते हैं। एक 80 इयर्स का क्वेश्चन है, एक बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से आर्टिफिशियल स्टेट्स है जो गल्फ के अंदर बनी है। तो जाहिर है वो उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं कि जिनको सामने रख के आपने उनको डील करना है। देखिए, अभी आज से 2 महीने पहले जो टर्मस में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि उज़्बेकिस्तान ने कराई, जिसके अंदर कोई 130 मुल्कों के लोग डेलीगेट्स शामिल हुए, और वो कनेक्टिविटी के ऊपर थी। और यही यूरो एशियन, ये जो सारे रीजन है इसके ऊपर था। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज की, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि 21st सेंचुरी का कौन सा रीजन है। और वहां पे फिर
बात यही हुई कि जिस वक्त तक ईरान का मसला हल नहीं होगा, जब तक अफगानिस्तान का हल नहीं होगा, ये कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। हमारा जो 909 किलोमीटर का ईरान के साथ बॉर्डर है, इट इज फ्यूटाइल जब तक कि आपकी वहां पे स्टेबिलिटी नहीं होगी। हमारा जो कई सौ किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, उसके साथ सेंट्रल एशिया से लिंक करता है, चाहे वो वाखान के थ्रू आप कर लें, जो कि गैर हमारा हिस्सा नहीं है, तो वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए ये जो टू रीपिंग द बेनिफिट ऑफ ईच अदर्स कह लीजिए कि इकोनॉमिक गुडनेस, यू हैव टू हैव द स्टेबिलिटी, यू हैव टू हैव द कनेक्टिविटी। उसके लिए ये जरूरी है कि जो मुल्क हैं, ये जो मसले हैं, इनका हल किया जाए इनको। और पाकिस्तान की देखिए, ये कहना कि ये पाकिस्तान का जो इशू नहीं था, पाकिस्तान के जो हमारे इर्द गिर्द जियो पोलिटिकली हो रहा है, वो सब कुछ हमारे इंटरनल जो डायनामिक्स है उसके साथ भी लिंक है। देखिए, हमें ये जो अरब क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है या जो सबसे बड़ा सैबोटियर है वो इजराइल है। इजराइल इंडिया के साथ मिला हुआ है, इंडिया के साथ मिलके वो हमारे जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, अफगानिस्तान में भी क्रिएट कर रहा है। इंडिया हमारे पानी का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी को भी डैमेज कर रही है और डेंट कर रही है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है, हम इनको साइमल्टेनियसली वी हैव टू टेक ऑन। और ये याद रखने की बात है कि पाकिस्तान is facing a societal war, it is facing a cognitive war। उसके लिए पूरी सोसाइटी को उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, सारी चीजों के ऊपर जोर देना पड़ेगा, कंप्रीहेंसिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी को अप्लाई करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओनली काइनेटिक, आपको फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन सब सिक्योरिटीज का जो एक कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट होता है उसको लेके चलना पड़ेगा। सो इट विल बी ए कलेक्टिव एफर्ट। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मेजर नदीम अहमद शेख साहब बात कर रहे थे, मुबशिर मीर साहब ने गुफ्तगू की इस अहम मौजू के ऊपर। हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के ऊपर, सऊदीया के इराक पर होने वाले इस रिसेंट अटैक के ऊपर, और पाकिस्तान इन सब सिचुएशंस के अंदर किस तरह से स्टैंड अलोन करेगा और आगे किस तरह से चलेगा, खुद को किस तरह से सेफ रखेगा, खुद के लिए कितना बेहतर कर सकता है, क्या पॉलिसी मेकिंग कर सकता है, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम द इंडिया या फिर फ्रॉम द अफगानिस्तान। पाकिस्तान को कलेक्टिवली इन सब महाजों के ऊपर इंगेज करके आगे बढ़ना होगा, विच इज़ चैलेंजिंग। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, और पाकिस्तान इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑल दो के हम करते आए हैं। हमारे लिए दहशतगर्दी से जंग करना कोई नई बात नहीं है, बट कलेक्टिवली जब आप मल्टीपल चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर लूप होल्स भी होते हैं, चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ फ्लॉज भी होते हैं, कुछ गैप्स भी आते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप्स भी आते हैं, जिसकी मुबशिर मीर साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे। बट वी होप एंड प्रे कि ये चीज़ें इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट होते हुए देखें, रिजॉल्व होते हुए देखें। शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।